फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज अब इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया गया और क्यों किया गया, क्या कारण था, रीज़न था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने का कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाना चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, इन्हें क्लासिफाई करना चाहिए, एनिमल्स को, प्लांट्स को, फंजाइस को। क्या रीज़न है, क्यों करना चाहिए, वैसे भी तो रह सकते थे बिना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो क्या रीज़न था, सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट टॉपिक कि क्यों प्रपोज करना पड़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म को ईजिली, आसानी से आइडेंटिफिकेशन कर सकें कि ये कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है ऑर्गेनिज्म और क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, तो वो किंगडम के अनुसार ही उसके कैरेक्टर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म के ईजिली से आइडेंटिफाई कर सकें कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। सेकंड देखें तो यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में, यदि रिसर्चली रूप से, यदि वैसे भी स्टडी करें किसी भी ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की, तो उसके पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को दर्शाने के लिए। तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशन का। तो यहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशन का मतलब देखें यहाँ पे, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यदि प्रिमिटिव टाइम में किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ का ओरिजिन हुआ, मान लो सबसे पहले मोनेरा स्पीसीज़ का हुआ, मोनेरा का हुआ, तो मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा का हुआ, तो मोनेरा स्पीसीज में काफ़ी ऑर्गेनिजम्स के ओरिजिन हुए। तो उनको पर्टिकुलर एक टाइम शेड्यूल के अनुसार उन्हें सुव्यवस्थित तरीके से एक चार्ट में फाइलोजेनेटिक ट्री के रूप में उसे एक्सप्लेन कर सके, दर्शा के सकें। इसलिए ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में वेरी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है कि कौन सी स्पीसीज, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्पीसीज से पहले ओरिजिन हुआ, कब एक्सटेंट हुआ, ये सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यदि फिर देखें इसमें समझें तो यदि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में किस साइंटिस्ट ने पहला कदम उठाया कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर सकें, उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर किसी भी प्रकार से डिवाइड होने चाहिए। तो वो थे अरस्तु जी। अरस्तु भाई साहब ने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पहल की और बताया कि कुछ इस प्रकार से क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और इन्हें, अरस्तु भाई साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है, अरस्तु जी को भी। और इन्होंने क्या बताया, फर्स्ट टाइम में साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन करके ये एक्सप्लेन किया और समझाया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर, हैबिटेट्स के आधार पर उन्हें एनिमल्स को और प्लांट्स को डिवाइड किया। अब क्या किया इन्होंने, एनिमल्स के अंदर क्या किया इन्होंने, एनिमल्स को इन्होंने दो सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कैसे किया कि जो ऑर्गेनिज्म या जो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड प्रेजेंट होगा, उनको सभी एनिमल्स को एक ग्रुप में प्रेजेंट कर दो। और सेकंड में क्या किया, जिन भी एनिमल्स के अंदर, जो अर्थ पर जितने भी प्रेजेंट एनिमल्स हैं, उनमें यदि रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं होगा, उन सभी को दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट कर दो। चलो मान गए, इस प्रकार से इन्होंने कुछ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ ये इन्फॉर्मेशन दी कि इस प्रकार से डिवाइड कर दो, जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होगा उनको एक ग्रुप में डिवाइड कर दो, जिनमें एब्सेंट होगा उसे दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट कर दो। और फिर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि प्लांट्स के बारे में बताया। तो इन्होंने प्लांट्स के बारे में किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया, डिफाइंड किया और कैसे अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पर किया, तो वो कैरेक्टर्स रखे इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब है कि बाह्य आकार की कैरेक्टर्स के आधार पर, जैसे हम हमारे चारों तरफ देख सकते हैं
कि किस प्रकार से ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, उनके आकार की कितनी ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, कितना लॉन्ग ट्री है। तो उस आधार पर तो इन्होंने 3 पार्ट्स में या 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से फर्स्ट रखा ट्रीज को, सेकंड था हर्ब्स के रूप में जो कि सॉफ्ट और अनब्रांच्ड प्लांट्स थे, और थर्ड था कि जो सर्ब्स के नाम से जाने जाते हैं जो कि ब्रांच्ड थे। और सेकंड देखें इसके बाद में, तो इसके बाद में आए लीनियस भाई साहब। लीनियस भाई साहब का कहना था कि इसमें कुछ ऐसा चेंजेज हो कि इन्होंने ओनली सिर्फ क्या किया, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के रूप में 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट किंगडम रख दिया प्लांटाई किंगडम, सेकंड रख दिया एनिमेलिया किंगडम। कि साहब पूरी जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है 2 ही किंगडम में विलोम करेगा। एक में होगा प्लांट्स, जितने भी सभी प्लांट्स होंगे वो इस किंगडम में रहेंगे, और सेकंड में जितने भी एनिमल्स होंगे वो किंगडम एनिमेलिया में होंगे। लेकिन वो ये डिफाइन करने में कामयाब रहे या कामयाब नहीं हुए कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको कैसे डिफाइन करें, क्या रीज़न रहेगा, और जो एनिमल्स हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड करें। लेकिन जो ये इन लीनियस भाई साहब के द्वारा 1735 में ये एक्सप्लेन किया गया था, तो ये काफ़ी लंबे समय तक वैसे चला ये क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसका एक रीज़न था कि लीनियस भाई साहब के बाद में कम से कम 100 वर्ष से ज़्यादा तक ये एक्सपेरिमेंट के बारे में जाने या पढ़ा गया। लेकिन फिर नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने मत पारित किया कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी इन्हें डिवाइड किया जाता है। और डिवाइड किस हिसाब से किया जाएगा, तो उन्होंने देखा कि नहीं साहब ये 2 किंगडम्स में इन्हें क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं इस अर्थ पर जिन्हें अलग से एक किंगडम में एक्सप्लेन किया जाए। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, और इसके बाद में कुछ नया एक्सपेरिमेंट आया जो कि अर्नस्ट हैकेल के द्वारा दिया गया था। और लीनियस भाई साहब का ड्रॉबैक था, इनका ड्रॉबैक ये भी दिखाया गया कि जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स ये एक्सप्लेन करने में वो समर्थ नहीं थे कि जो और एनिमल्स होगा वो प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा, और साथ ही साथ ये भी कि वो एनिमल होगा जो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी एनिमल जिसमें उसकी बॉडी का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बॉडी की फॉर्मेशन हुई होगी वो यूनिसेलुलर हो गए। और मल्टीसेलुलर का मतलब है जिसमें बॉडी फॉर्मेशन में एक से अधिक सेल्स का यूजेज हुआ और उससे एक कंप्लीट बॉडी की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई, ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोले जाते हैं। तो इस प्रकार से वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में या डिफाइन करने में असमर्थ रहे। तो इसके बाद में एक्सपेरिमेंट करने के लिए अर्नस्ट हैकेल जी ने 1860 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने बताया कि नहीं साहब जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है वो 2 किंगडम में डिवाइड ना होके इसे 3 किंगडम में डिवाइड किया जाए। 3 किंगडम में उन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम इसमें ऐड कर दिया, और उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टाई ऐड किया। और उन्होंने कुछ ऐसे बताया कि इस प्रोटिस्टा किंगडम में प्रोटोजोआ, फंजाइज, बैक्टीरियाज ये सभी हो गए, यूनिसेलुलर्स, एल्गेई, वो सभी प्रोटिस्टा ग्रुप में या प्रोटिस्टा किंगडम होगा उससे विलोम करेंगे। इनके कैरेक्टर्स के आधार पर इन्हें अलग से किंगडम प्रोटिस्टा नाम दिया गया, और किंगडम प्लांटाई में मल्टीसेलुलर्स प्लांट को ऐड किया गया, और किंगडम एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर्स एनिमल्स को ऐड किया गया। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार, और इनके कुछ ड्रॉबैक रहे इनके भी, इन्हें 3 किंगडम्स में डिवाइड करने के बाद भी काफ़ी ड्रॉबैक रहे, इनकी कमियां रही कि जिन्हें ये एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहे। तो इनका सबसे बड़ा कमियों में फर्स्ट कमी थी कि जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स, प्लांट्स हैं उनको ये डिफाइंड
करने में या बताने में असमर्थ रहे कि वो वॉल एंड वॉललेस थे, तो सभी ऑर्गेनिजम्स थे उनको एक ही सेम ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया। और सेकंड था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो प्लांट्स हैं, या जो फोटोसिंथेसिस करते हैं या नॉन फोटोसिंथेसिस हैं, वो सभी को भी एक ही ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया। साथ ही साथ जो यूनिसेलुलर्स हैं और जो माइसीलिया ऑर्गेनिजम्स हैं, सब उन दोनों को भी एक साथ ही सेम ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया। तो यही भी इनका ड्रॉबैक रह गया। तो साहब क्या हुआ, यही एक्सपेरिमेंट है जो भी फेल हो गया। इसके बाद में कुछ नया एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जिसमें से क्लियरली समझाया जा सके। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर फोर किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया गया। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन हेबर्ट एफ कोपलैंड ने 1938 में एक्सप्लेन किया। और इन्होंने क्या बताया कि नहीं साहब, इतने से काम नहीं चल रहा, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको अलग से किंगडम में ऐड करना ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक किंगडम ऐड कर दिया, और वो कौन सा था, मोनेरा किंगडम। चलो मान लिया, ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, मोनेरा किंगडम ऐड कर दिया। और इस मोनेरा किंगडम में इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियाज हैं और जो ब्लू ग्रीन एल्गीज हैं, जो कि एक तरह से बैक्टीरिया ही होते हैं, इन्हें एल्गी इसलिए बोला गया क्योंकि ये कुछ ग्रीन कलर के फिलामेंट्स टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना गया। ये इसका रीज़न था। तो आप कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी कि ये एल्गी है, ये एल्गी नहीं, ये एक बैक्टीरिया है। तो इन्होंने बैक्टीरियाज को मोनेरा किंगडम में क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया इनके बारे में। फिर सेकंड हो गया प्रोटिस्टा। इसमें यूनिसेलुलर्स ऑर्गेनिजम्स को रख दिया जो कि प्रेजेंट हैं, जो जितने भी होंगे उनको इस ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया। और इसके बाद में जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसका भी कुछ ड्रॉबैक रहा। यदि ये इसे भी एक्सप्लेन कर देते तो शायद तक ये फोर किंगडम की जगह फाइव किंगडम होता ही नहीं का। लेकिन इन्होंने क्या किया, जो फंजाई है, फंजाई हैं, सभी फंजाइस को इन्होंने क्या किया, जो प्लांटाई किंगडम है इसी में ऐड कर दिया। तो इसी में ऐड करने की वजह से ये इनका ड्रॉबैक हो गया, ये इनकी कमी हो गई कि नहीं साहब, जो फंजाइस हैं वो प्लांटाई किंगडम में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं होंगी, इनको अलग से ग्रुप होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि R H विटेकर भाई साहब ने, जिनका एक्सपेरिमेंट वेरी यूजफुल है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, जो कि 1969 में इन्होंने एक्सप्लेन किया। और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने बताया कि नहीं साहब, फंजाई को अलग से किंगडम में डिवाइड किया जाना चाहिए। और इन्होंने फाइव किंगडम के बारे में बताया। तो फर्स्ट था मोनेरा किंगडम, सेकंड था प्रोटेस्टाई किंगडम, थर्ड था फंजाई किंगडम, फोर्थ हो गए प्लांटाई किंगडम, और फिफ्थ हो गए एनिमेलिया किंगडम। तो इन्होंने बताया कि जो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किस आधार पर, किस बेसिस पे, किन कैरेक्टर्स के आधार पर कैसे डिवाइड किया, क्या इनका डिवाइड करने का कुछ सिस्टम था, किस आधार पर डिवाइड किया। तो वो देखें तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए जिनके आधार पर ये डिवाइड किया गया, जिनमें से इस प्रकार से किया गया कि फर्स्ट रखा सेल स्ट्रक्चर के आधार पर, सेकंड था बॉडी ऑर्गेनिजम्स के आधार पर, और था रिप्रोडक्शन के आधार पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर। इन आधार पर, इनके बेसिस पे उनकी बॉडी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार की है, वो यूनिसेलुलर्स है या मल्टी सेलुलर है। सेल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। तो यूनिसेलुलर होगा तो किस ग्रुप में उनको या किस किंगडम में डिवाइड करना चाहिए या उनको रखना चाहिए। और यदि मल्टी सेलुलर है तो उसको कौन से किंगडम में उसके अदर कैरेक्टर्स के आधार पर उसे डिफाइन करना चाहिए या उस किंगडम में रखना चाहिए। तो इनका ये सिस्टम रहा। और न्यूट्रिशंस के आधार पर भी वो किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, ऑटोट्रोप्स हैं या हिट्रोट्रोप्स हैं। तो उस आधार पर ऑटोट्रोप्स हिट्रोट्रोप्स के बारे में आगे भी एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे। लेकिन यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे समझ लेते हैं कि टू टाइप्स का न्यूट्रिशंस एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स हैं वो दर्शाते हैं। एक तो हो गया ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स जो फूड का निर्माण
स्वयं के द्वारा ही करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड नहीं करते, ये खुद का भोजन का निर्माण खुद ही करते हैं, उन्हें ऑटोट्रोप्स बोला जाता है। और सेकंड देखें तो सेकंड होता है हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पर फीड करते हैं, वो फूड का निर्माण स्वयं के द्वारा निर्माण नहीं किया जाता, वो अदर ऑर्गेनिजम्स पर फीड होते हैं, तो इन्हें बोला जाता है हिट्रोट्रोप्स। तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन टाइप से। यदि इनका चार्ट देखें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, जो कि RH विटेकर के द्वारा एक चार्ट को एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें सभी कैरेक्टर्स के आधार पर इन्हें किस प्रकार से डिवाइड किया गया उसे दर्शाया गया। तो देखें तो ये कुछ इस प्रकार से था कि यदि सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनिजम्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर देखें तो फर्स्टली देखें तो मोनेरा किंगडम। तो मोनेरा किंगडम के बारे में देखें तो मोनेरा किंगडम सेल टाइप, इसमें प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया कि इन सेल्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है, न्यूक्लियस प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता, तो इसलिए इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल्स बोला जाता है। और इनका सेकंड कैरेक्टर्स था मोनेरा किंगडम का, क्या था उनका, था कि जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी वो नॉन सेलुलर पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड्स की बनी हुई होगी। ये उनका सेल वॉल का ये जो कैरेक्टर्स था उन्होंने ये एक्सप्लेन किया। और थर्ड कैरेक्टर्स क्या बताया उन्होंने मोनेरा किंगडम में ये बताया कि यदि प्रोकैरियोटिक सेल हो गई तो उसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, इसीलिए तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है ना। तो ये इसका थर्ड कैरेक्टर हो गया। फोर्थ कैरेक्टर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी बॉडी कैसी है तो वो सेलुलर टाइप की है, मतलब यूनिसेलुलर, सिर्फ और सिर्फ सेल्स के आधार पर ही उस बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुई है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर देखें तो वो ऑटोट्रोफिक टाइप के होते हैं। कौन से, मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोफिक का मतलब मैंने समझा ही दिया पहले कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद के फूड का निर्माण स्वयं के द्वारा करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस से करें या केमोसिंथेसिस प्रोसेस से करें, तो वो दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। और सेकंड में देखें प्रोटेस्टाई किंगडम। तो प्रोटेस्टाई किंगडम में क्या था कि सेल टाइप है ना जो यूकैरियोटिक टाइप की थी। यूकैरियोटिक टाइप की मतलब कि इनके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो प्रेजेंट होगी, मतलब न्यूक्लियस का प्रॉपरली फॉर्मेशन होती है, साथ ही साथ उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। यदि सेल वॉल देखें तो इनमें कुछ फ्यू ऑर्गेनिजम्स या बहुत कम संख्या में इस किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अन्यथा सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। और यदि इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखें तो वो सेलुलर टाइप पर ही फॉर्मेशन होती है, मतलब सिंगल सेलुलर, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर ये सेलुलर लेवल की फॉर्मेशन होती है। अरे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर देखें, इनकी फीडिंग मैकेनिज्म देखें तो ये ऑटोट्रोफिक प्रकार के ही होते हैं, जैसा कि मोनेरा में है वैसा ही प्रोटिस्टा किंगडम में होता है कि इनमें भोजन का निर्माण है ये स्वयं के द्वारा निर्माण करेंगे भोजन का। अब यदि इस चीज़ को समझें जो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, तो यहाँ पे देखो इस चार्ट्स के द्वारा ये हो रहा है कि जैसे जैसे इसमें देखो प्रोकैरियोटिक होना चाहिए, नॉन सेलुलर या पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होगी सेल वॉल, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, से ये ऑर्गेनाइजेशन है जो सेलुलर लेवल का होगा, ऑटोट्रोफिक होगा। तो ये सेम कैरेक्टर्स यदि कोई फ्यूचर में कोई स्पीसीज ऐसी ओरिजिनेट हो या डेवलप हो और यदि सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे तो वो मोनेरा किंगडम में ऐड होगा। और यदि प्रोटिस्टाई के जो सेम कैरेक्टर्स मिलेंगे तो उनके उसे प्रोटिस्टा में ऐड किया जाएगा। तो ये क्या है कि इसीलिए ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया कि उनका कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से उनके कैरेक्टर्स के बारे में कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड करना चाहिए
कि किस ऑर्गेनिज्म में क्या क्या कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, उस हिसाब से उनको एक किंगडम में या 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। यदि थर्ड देखें तो थर्ड के बारे में हम बात करें तो थर्ड हो गया किंगडम फंजाई। फंजाई किंगडम में क्या है कि ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं और इनमें सेल वॉल है जो प्रेजेंट होगी वो सेलुलोज की नहीं होगी, वो काइटिन की बनी हुई होगी। किसकी? विदाउट सेलुलोज है, मतलब इसमें काइटिन की क्या होती है, सेल वॉल होती है फंजाई के अंदर। और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रेजेंट होगी। यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो प्रेजेंट होगी। और यदि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर ये मल्टी सेलुलर टाइप की होती है, मतलब कि इनमें सिंगल सेलुलर लेवल की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। इनमें एक सेल से अधिक प्रकार की डिफरेंट टाइप की सेल्स के द्वारा ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होती है। और ये कैरेक्टर्स देखें कि मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर ये किस प्रकार से प्रेजेंट होते हैं, तो ये हिट्रोट्रोफिक प्रकार के इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है कि साहब इनके अंदर ये भोजन का निर्माण खुद न करके दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर या एनिमल्स पर फीड करते हैं और उनसे ये भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो हिट्रोट्रोपिक का मतलब ये हो गया। और फोर्थ देखें तो किंगडम प्लांटाई। तो किंगडम प्लांटाई में क्या कैरेक्टर्स हैं, तो किंगडम प्लांटाई में सेल टाइप के आधार पर देखें तो ये यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं और इनमें सेल वॉल है जो ओबिशियली क्या होगी, सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक टाइप की है। और इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखें तो इसमें क्या होगा कि टिश्यू लेवल का भी होगा और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। इसलिए जो 3 किंगडम पहले पढ़े थे उनसे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर देखें तो इनमें कुछ चेंजेस हैं, इनमें टिश्यूज और ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये ऑटोट्रोपिक प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ऑटोट्रोपिक पहले भी बता सके हैं कि ये भोजन का खुद निर्माण करेंगे, दूसरों पे फीड नहीं होते हैं। यदि लास्ट किंगडम के बारे में बात करें तो लास्ट किंगडम है एनिमेलिया किंगडम। एनिमेलिया किंगडम में देखें तो ये यूकैरियोटिक टाइप का सेल टाइप होता है। सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, सॉरी। और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो प्रेजेंट होगी और इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो टिश्यू और ऑर्गन टाइप का होगा। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशंस के आधार पर हिट्रोट्रोपिक होंगे। हिट्रोट्रोपिक का मतलब हो गया कि ये ऑर्गेनिजम्स अपने फूड का डायरेक्टली निर्माण नहीं करते, ये इनडायरेक्टली फीड तो करते ही हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर किसी भी प्रकार से, या प्लांट्स के माध्यम से या कैसे भी, ये हिट्रोट्रोपिक प्रकार के होते हैं। तो आज के लेसन में हम यही देखेंगे। तो थैंक यू।